हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। इट्स ए इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 4.2। तो बच्चों 4.2 में आप प्रॉपर्टी का यूज़ करके डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में आपने डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट किया था यूजिंग एक्सपेंशन फॉर्मूले से। तो मैंने आपको बताया था कि आप डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किसी भी रो वाइज या किसी भी कॉलम वाइज कर सकते हैं। बट एक्सरसाइज 4.2 में आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना सीखेंगे। तो देखिएगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है हमारी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी। तो बच्चे प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखने से पहले आप एक एग्जांपल समझिए। पहले लेट सपोज हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? आपको पता है कि इस डिटर्मिनेंट में 3 रो हैं, R1 R2 R3 और 3 ही कॉलम है C1 C2 और C3। क्लियर? तो बच्चे एक्सरसाइज 4.1 में आपने इस टाइप का जो क्वेश्चन देखा था, तो आपने जब इसको डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट किया था तो यूजिंग एक्सपेंशन से किया था, एलोंग रो वाइज या एलोंग कॉलम वाइज। बट एक्सरसाइज 4.2 में आप इसको अगर इवैल्यूएट करेंगे तो यूजिंग प्रॉपर्टी से करेंगे। तो आपके सिलेबस में 6 प्रॉपर्टीज हैं, उन 6 प्रॉपर्टी का यूज करके आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या, देखिए लेट सपोज हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें 3 रो हैं 3 कॉलम है। ठीक है? अगर मैं इसमें ऐसा करता हूं कि इसकी रोज को कॉलम बना देता हूं और इसके कॉलम्स को रोज बना देता हूं, मतलब रोज इंटरचेंज बाय कॉलम्स एंड कॉलम्स इंटरचेंज बाय रोज। तो देखिए जो इसका R1 है वो C1 बन जाएगा 1 2 3। जो इसका R2 है वो C2 बन जाएगा 4 5 6 और जो इसका R3 है वो C3 बन जाएगा 7 8 9। क्लियर? मैंने अभी कुछ नहीं किया, बस मैंने इतना किया है कि इसकी रोज को इंटरचेंज कर दिया है कॉलम के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो बात समझिए आप, इस डिटर्मिनेंट को अगर आप इवैल्यूएट करते हैं, अगर आप इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं तो जो इसका एक यूनिक वैल्यू आएगी, जो इसकी एक यूनिक वैल्यू आएगी वो इसकी यूनिक वैल्यू के इक्वल होगी। मैंने क्या कहा आपसे कि किसी डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से उसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही है कि डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिएगा इसका मतलब क्या है, इट्स मीन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged। क्लियर? तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। किसी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप डिटर्मिनेंट में रोज को कॉलम से और कॉलम्स को रोज से इंटरचेंज कर सकते हैं। आई होप आपको प्रॉपर्टी फर्स्ट समझ में आ गई होगी। तो बच्चों देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया, किसी डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम से इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है? तो बच्चे अगर आप इसको A मानते हैं, क्या मानते हैं इसको आप, अगर आप इसको A मानते हैं बच्चे, तो जब हम मैट्रिक्स में रोज को इंटरचेंज करते हैं कॉलम से,
तो ये जो प्रोसेस होता है ये ट्रांसपोज कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब ये तो होगा, दैट इज ए नोट, ये एक नोट है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप डिटर्मिनेंट के रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। बट आपने मैट्रिक्स में पढ़ रखा है कि जब मैट्रिक्स में रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। तो देखिए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्विवेलेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। आई होप क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी 2 के बारे में बच्चे। तो बच्चे देखिएगा, प्रॉपर्टी 2 है हमारी, इफ वी आर इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी चेंज। अगर आप डिटर्मिनेंट के एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, एग्जांपल देखिए इसका। एग्जांपल, लेट सपोज आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर कैसा है? 3/3 है। इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 2 हमारी क्या बोलती है? इफ वी आर इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स देन द साइन विल बी चेंज। अगर आप इस डिटर्मिनेंट के किन्हीं 2 रो को या किन्हीं 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, अगर बच्चे हम इसका R1 इंटरचेंज विद R3 कर देते हैं, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? इंटरचेंज विद। आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, दैट सिंबल इज इक्विवेलेंट इंटरचेंज विद। R1 इंटरचेंज विद R3। तो देखिए क्या होगा इसका, जो आपका R1 है वहां R3 आ जाएगा, 7 8 9। आपका R2 सेम रहेगा, 4 5 6। और जहां आपका R3 था वहां आपका R1 आ जाएगा, 1 2 3। बट आपका आगे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर? प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग इफ वी आर इंटरचेंजिंग, प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग इफ वी आर इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी चेंज। अगर आप डिटर्मिनेंट के किन्हीं 2 रो को या किन्हीं 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो बच्चों उसका साइन चेंज हो जाएगा। या देखिएगा आप कैसे कर सकते हैं हम इसमें, मान लीजिए हम इसका रो वाइज इंटरचेंज नहीं करते हैं, हम इसका कॉलम वाइज करते हैं इंटरचेंज। C2 इंटरचेंज विद C3। इसका मतलब क्या है? आपने मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं कि C2 के प्लेस पर C3 आएगा और C3 के प्लेस पर C2 आएगा। C2 इंटरचेंज विद C3। तो देखिए आपका C1 तो ऐसे ही रहेगा, आपका C1 ऐसे ही रहेगा 1 4 7। बट जो C2 है आपका उसके प्लेस पर आपका C3 आ जाएगा 3 6 9 3 6 9। और जो आपका C3 है वहाँ आपका C2 आ जाएगा 2 5 8। बट आपका आगे की नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी 2 आपसे ये बोलती है अगर आप डिटर्मिनेंट में किन्हीं 2 रो को या किन्हीं 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, आपस में रिप्लेस करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है डिटर्मिनेंट का। इट्स क्लियर? आपको प्रॉपर्टी 2 समझ में आ गई होगी बच्चे। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी 3 के बारे में। इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रोज और 2 कॉलम आपस में सेम है देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक है बच्चे? तो मैंने क्या बताया आपको, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 3, अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में सेम है या आपस में आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है बच्चे। तो कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6
1 2 3। बच्चे ये आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें जो इसका R1 है वही इसका R3 है। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी बच्चे इसमें ध्यान से देखिए आप, जो इसका कॉलम 1 है वही इसका कॉलम 3 है। तो बच्चे ध्यान से देखिए आप इस एग्जाम्पल में, जो इसका C1 है वही इसका C3 है बच्चे। तो C1 C3 दोनों आपस में सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि C1 C3 से क्या है, आइडेंटिकल है। इस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। प्रॉपर्टी थर्ड हमको यही बताती है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल मीन्स आपस में सेम होते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, जो आपका C1 है वो आपके C3 के इक्वल है, डिटर्मिनेंट इक्वल 0 हो गया आपके पास। और देखिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 4 5 6। तो देखिएगा इसमें जो आपका R2 है वो R3 के इक्वल है, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक बच्चे, तो इसमें जो R1 है वो R2 के इक्वल है, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो प्रॉपर्टी थर्ड के अकॉर्डिंग, अगर किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल है या आपस में सेम है, तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है वो चीज़ देखिए आप जरा ध्यान से। अभी प्रॉपर्टी थर्ड की बात कर रहे हैं हम। प्रॉपर्टी थर्ड में मैंने आपको ये बताया, अगर डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ऐसा क्यों होता है देखिएगा आप। लेट सपोज हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसका R1 R2 के इक्वल है। प्रॉपर्टी थर्ड के अकॉर्डिंग मुझे ये तो पता है कि इसकी वैल्यू 0 होगी, बट क्यों होती है 0 वो देखिए आप। अगर आप चाहें बच्चे तो आप इसके R1 को इसके R2 से रिप्लेस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 2 हमारी यही कहती है, इफ वी आर इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी चेंज। तो देखिए R1 इंटरचेंज विद R2, R1 इंटरचेंज विद R2। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने प्रॉपर्टी 2 का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए जब R1 के प्लेस पर R2 लेकर आएंगे तो R2 तो वही है आपके पास 1 2 3, और आप R2 के प्लेस पर R1 लेकर आएंगे वो भी वही है सेम 1 2 3 4 5 6। तो आपके डिटर्मिनेंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट यहाँ पर एक साइन आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव साइन। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 क्या बोलती है आपसे, अगर आप आपस में 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, इफ वी आर इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी चेंज। तो हमने क्या किया, हमने इसका R1 और जो R2 दोनों आपस में सेम थे। हमें ये तो पता है कि इसकी वैल्यू 0 होती है, बट 0 क्यों होती है ये प्रूफ करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। मैंने R1 को इंटरचेंज किया R2 से, तो इससे कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, बट साइन चेंज हो गया। और इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल ही होगी। तो देखिएगा डेल्टा इक्वल माइनस डेल्टा, भाई डेल्टा के इक्वल है आपके पास, और जब आप इसको इधर लेके आएंगे हो जाएगा 2 डेल्टा इक्वल 0 और डेल्टा इक्वल 0 बच्चे। तो बच्चों को प्रॉपर्टी थर्ड समझ में आ गई होगी कि 2 रो के या 2 कॉलम के आइडेंटिकल होने से डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कैसे हो जाती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4 के बारे में। 4 है हमारी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। तो बेटा ये आपको डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आई होगी, है ना। तो हम एग्जांपल की बात करते हैं और आई होप आपको एग्जांपल से प्रॉपर्टी 4 समझ में आ जाएगी। ठीक।
ठीक है। तो लेट सपोज हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच के। क्लियर? बच्चे हम प्रॉपर्टी 4 के बारे में बात कर रहे हैं और बड़े प्रॉपर्टी 4 बोर्ड पर लिखी हुई है। तो बच्चों डेफिनेशन अभी आपको समझ में नहीं आएगी, पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा तो आप इस डेफिनेशन को भी अच्छे से समझ लेंगे बच्चे, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, लेट सपोज हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। क्लियर? अगर बच्चे मुझे इस डिटर्मिनेंट को किसी पर्टिकुलर नंबर के से मल्टीप्लाई करनी है, देखिए के इंटू डेल्टा इक्वल के इंटू ए बी सी डी ई एफ जी एच बेटा यहाँ आई मान लीजिए आप इसको, है ना, आई, तो जी एच आई। क्लियर? तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया, लेट सपोज हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 3 है और बच्चे हम अगर इस डिटर्मिनेंट को किसी पर्टिकुलर नंबर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस के की मल्टीप्लाई केवल एक रो में या केवल एक कॉलम में ही होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आप पर कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई किस पर्टिकुलर रो में करना चाहते हैं या किस पर्टिकुलर कॉलम में करना चाहते हैं। तो आप इस नंबर की मल्टीप्लाई, ये आपके पास एक नॉन जीरो रियल नंबर है, ये आपके पास एक नॉन जीरो रियल नंबर है, आप इस नंबर की मल्टीप्लाई किसी एक रो में कर सकते हैं या किसी एक कॉलम में कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपके पास हो जाएगा, मान लीजिए हम इस के की मल्टीप्लाई R1 में करते हैं तो ये हो जाएगा के ए, के बी और के सी, और आपका R2 और आपका R3 ये एज इट ऐसे ही रहेगा। क्लियर? अगर आपको इसकी मल्टीप्लाई रो में नहीं करनी है तो आप इसकी मल्टीप्लाई कॉलम में भी कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अगर हम इस के की मल्टीप्लाई C2 में करते हैं तो आपका C1 तो ऐसे ही रहेगा, ए डी जी, और आप के की मल्टीप्लाई कर रहे हैं C2 में तो के बी, के ई और के एच, सी एफ आई, आपका C1 और C3 सेम रहेगा। अच्छा, दोनों की वैल्यू आपके पास सेम आएगी, मल्टीप्लाई किसी भी रो में कीजिए या किसी भी कॉलम कीजिए, उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। तो मैंने क्या बताया आपको बेटा, जब भी आप किसी डिटर्मिनेंट को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर की मल्टीप्लाई किसी एक रो में होती है या किसी एक कॉलम में होती है। अच्छा, चैप्टर 3 में आपने मैट्रिक्स में इसका अपोज पढ़ा था। जब भी हम मैट्रिक्स में किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर की मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स में होती है, या मैट्रिक्स में जब भी कुछ कॉमन लेते हैं तो कॉमन ऑल एलिमेंट्स में से आता है। बट डिटर्मिनेंट के केस में इसका अपोज होता है, अगर आप इसमें कुछ कॉमन भी लेंगे तो कॉमन किसी एक रो में से लेंगे या किसी एक कॉलम में से लेंगे। ऐसे ही अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई भी किसी एक रो में करेंगे या किसी एक कॉलम में करेंगे। ठीक है, तो इसे समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है बच्चे, लेट सपोज हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ये हमारे पास 2 4 6 1 2 3 7 8 9। क्लियर? तो बच्चे आप लास्ट चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। अगर आपको मैट्रिक्स में से कुछ नंबर कॉमन लेना है तो बच्चे कॉमन ऑल एलिमेंट में से आता है और मल्टीप्लाई भी ऑल एलिमेंट में ही होती है। बट डिटर्मिनेंट के केस में इसका अपोज होता है। अगर आपको देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1। आप यहाँ 2 कॉमन ले रहे हैं, किससे? R1 से ले रहे हैं आप यहाँ कॉमन। तो देखिएगा आपका 2 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यही 1 2 3 1 2 3 और 7 8 9। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर्टी 4 के अकॉर्डिंग अगर आपको डिटर्मिनेंट में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी है तो उस नंबर की मल्टीप्लाई किसी एक रो में होती है
या किसी एक कॉलम में होती है। प्रॉपर्टी 5 है हमारी, एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर। तो बच्चों शायद आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, यही सेम ऑपरेशंस आप मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स जब आपने पढ़ा था यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐसी ही आई थी कि एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर। तो ठीक है, समझते हैं एक एग्जांपल से। लेट सपोज हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है A1, या आप मान लीजिए बच्चे इसको A B C D E F G H I, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बच्चे आप किसी भी रो में किसी भी रो के एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं कुछ मल्टीप्लाई करके। क्लियर? प्रॉपर्टी 5 के अकॉर्डिंग आप किसी भी कॉलम में किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या लेस कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखिएगा, R1 changes to R1 plus KR2, R1 changes to R1 plus KR2। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप R2 के एलिमेंट्स में K की मल्टीप्लाई करके R1 में आप ऐड कर रहे हैं। तो देखिएगा, इस सिंबल का मतलब होता है चेंजेस टू बच्चे। तो देखिएगा, आप ABC में आप R2 के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं K की मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, KA प्लस KD, ठीक, B प्लस KE, B प्लस KE, C प्लस KF, C प्लस KF, और जो आपका R2 है D E F वो सेम रहेगा। जो आपका R3 है G H I, ये भी आपका सेम रहेगा। क्लियर? तो ऐसा ऑपरेशन आप मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं बच्चे। किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या लेस कर सकते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। यही आपकी प्रॉपर्टी 5 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 के बारे में। बच्चों देखिएगा, प्रॉपर्टी 6 है हमारी, ये लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की बच्चे, है ना। तो बेटा प्रॉपर्टी 6 है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। बेटा लेट सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल है, या बेटा हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है a प्लस लैम्डा 1, b प्लस लैम्डा 2, c प्लस लैम्डा 3, d e f g h i। क्लियर? ये हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है। तो हम इसको रो वाइज, अब इसमें देखिएगा एक चीज़, जो इसकी R1 है इसमें दो एलिमेंट आपस में ऐड हो रहे हैं। तो आप इन एलिमेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं जिससे आपके दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो कैसे, A B C D E F G H I प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 D E F G H I। क्लियर? तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में दो एलिमेंट आपस में ऐड या लेस हो रहे हैं तो आप उन दो एलिमेंट को स्प्लिट या ब्रेक कर सकते हैं जिससे आपकी दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स क्रिएट हो जाएंगी। क्लियर? तो बच्चों ये थी आपकी प्रॉपर्टी 6। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप एक्सरसाइज 4.2 में डिटर्मिनेंट को एवल्यूट करेंगे।